नेशनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी के नियम लागू करने वाली है और इन नियमों के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी पत्रकार या किसी संगठन के लिए बिना अनुमति के किसी का भी नाम, किसी की पर्सनल जानकारी छापना उसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इस मामले में 250 करोड़ का जुर्माना रखा गया है और नहीं देने पर इसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया जाएगा। एक गरीब देश में जहां लोग महीने का 25,000 भी नहीं कमा पाते हैं, जहां ज्यादातर रिपोर्टर की सैलरी 50 से 60 हजार भी नहीं होती होगी, उस देश में किस अफसर को, किस मंत्री को यह ख्याल आया कि अगर किसी का नाम उसकी अनुमति के बिना छाप दिया जाएगा तो छापने वाले पर 500-250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। ये किस पर लगाने की तैयारी हो रही है? नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले 30 से अधिक संगठनों का मानना है कि अगर डीपीडीपी एक्ट के ये नियम लागू हो गए तो यूट्यूबर के लिए भी किसी का नाम लेकर बोलना या लिखना मुश्किल हो जाएगा। अंजलि भारद्वाज का कहना है कि पत्रकार और नागरिक व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको लोन राइट ऑफ के बारे में पता करना होगा कि किस किस के लोन माफ हो रहे हैं, तो अब यह जानकारी नहीं मांग सकते, इसे पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाम मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं ले सकता। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं ले सकता। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही जमा की जाती हैं। लोग सूचनाएं निकालते हैं क्योंकि अब आप डेटा फ्यूडिशरी बना दिए जाएंगे। इसमें पत्रकार भी हैं और यूट्यूबर भी शामिल हैं, क्योंकि पत्रकार को इससे छूट है, इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब भी ऐसा कानून आता है, पत्रकारों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें छूट होगी। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना को प्रोसेस कर छापते हैं तो आप डेटा फ्यूडिशरी बन जाएंगे। आपको नाम छापने से पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ेगी। ये डेटा फ्यूडिशरी क्या होता है, इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। लेकिन अगर पत्रकारों और यूट्यूबर के लिए किसी के बारे में पर्सनल जानकारी निकालनी इतनी मुश्किल कर दी जाएगी, बिना अनुमति के नाम छापने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा, तो इस देश में बची खुची पत्रकारिता भी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग यूट्यूब में क्या बोलेंगे जब नाम ही ना ले सकेंगे? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र से औरंगजेब को निकालने में आपको उलझा दिया जाए, सूचना जमा करने वालों को कब्र में गाड़ने की तैयारी पूरी कर ली जाए। मान लीजिए आपको किसी जज के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती है, उनकी संपत्ति के बारे में डिजिटल रिकॉर्ड मिल जाता है और आप जज का नाम छाप देते हैं। उदाहरण के लिए, इसके लिए आप जस्टिस यशवंत वर्मा से अनुमति नहीं लेते हैं, तो आप पर डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड 250 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, नहीं देने पर 500 करोड़ कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगी, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगी अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी, जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। दूसरा ये कि जैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया, अभी तक वो घबराएंगी जर्नलिस्ट से, लेकिन जल्दी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे, आप सपोज वो आपसे बात ना करें लेकिन आप लिख दें, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पे लिख दें, लेकिन उनको एक औजार मिल गया है। वो कभी भी आके कह सकती, देखिए मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कांटेक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन NCPRI नाम के संगठन का कहना है कि डीपीडीपी एक्ट के ड्राफ्ट रूल्स में
पत्रकारों को कोई छूट नहीं दी गई है। डिजिटल स्पेस में जो जानकारी उपलब्ध है उसे जुटाकर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार और यूट्यूबर इसके दायरे में आएंगे। यह आइडिया कहां से आया? क्या यूट्यूबर को पता है? क्या पत्रकारों और संपादकों को पता है कि इस कानून के नियमों के जरिए उन पर शिकंजा तो कसा नहीं जा रहा है? 2017 में वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं। पत्रकारों को कंट्रोल करने का आइडिया आया। एक कानून का ड्राफ्ट ले आई कि राज्य के सेवानिवृत्त एवं सेवारत न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और लोक सेवकों यानी अफसरों की जांच से जुड़ी खबरों को छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति लेने से पहले नाम छाप दिया तो 2 साल के लिए जेल में डाल दिए जाएंगे। इस कानून का इतना विरोध हुआ कि ड्राफ्ट को सिलेक्ट कमेटी भेज दिया गया और दिसंबर 2017 में यह कानून मर गया। यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा था ताकि पत्रकार भ्रष्टाचार के मामले में किसी का नाम उजागर ना कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में बीजेपी जो इच्छा पूरी नहीं कर सकी वो अब डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए पूरा करना चाहती है। मंत्री, अफसर या जज से पूछकर उनके नाम लिखे जाएंगे। कोई कहेगा कि हाँ लिख लीजिए। राजस्थान में वो कानून पास हो गया होता तो आप रिटायर अधिकारी का नाम भी सरकार से पूछे बगैर नहीं छाप सकते थे, 2 साल की जेल हो जाती। लेकिन यहां तो 250 करोड़ का जुर्माना रखा गया है। 7 पीढ़ियां और उससे भी बियॉन्ड गुलाम हो जाएंगी। सरकार ने कानून बनाया तो उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में सोचकर ही जिनके पास आपका डेटा होता है, जो जानते हैं कि आप क्या क्या मंगाते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, वे आपकी निजी जानकारी किसी और कंपनी को बेच सकते हैं या गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई डिलीवरी ऐप आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आपका डेटा किसी और को नहीं बेच सकता। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके कारण पत्रकारों, मीडिया संगठनों, राजनीतिक दल, रिसर्च ग्रुप, आरटीआई कार्यकर्ता भी इसके दायरे में आते हैं। सरकार को तुरंत इस बारे में स्पष्टता जाहिर करनी चाहिए। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स में तो पत्रकारों की जिक्र छोड़ो, किसी के जिक्र नहीं की, जबकि उनको जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट में डेटा और सूचना के साथ काम कर रहे हैं उनको इस कानून से बाहर रखना चाहिए था, इसके दायरे से बाहर रखना चाहिए था। वो पूरी दुनिया में ऐसे कानून जहां बने हैं तो पत्रकार का काम है कि वो खोजें और लोगों की सूचनाएं दें जो कोई गलत काम कर रहा है, तभी कहीं सुधार हो सकता है। इस कानून में यदि आप देखें तो हर नागरिक पर लागू है, हर पेशे पर लागू है, हर कंपनी पर लागू है, संस्था संगठन पर लागू है और सरकार पर लागू नहीं है। और बड़ी कंपनियों के पास रास्ता है जिनके ऊपर ये कानून आना चाहिए। ये कानून आना चाहिए था बड़ी कंपनियों पर, कानून आना चाहिए था सरकार पर। बड़ी कंपनी क्यों? क्योंकि वो सारे फोन्स के माध्यम से सारा हमारा डाटा खींच के रखते हैं और फिर बेचते हैं, और हमसे परमिशन तो हम क्लिक करते ही हम परमिशन देते हैं। गूगल में आप बनाओ कुछ, फेसबुक में करो कुछ, तो आप परमिशन पीछे 15 पेज है जिसको हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन हम हाँ भर देते हैं क्योंकि उसमें आने के लिए हमें करना पड़ेगा। उन पर तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन नागरिक हो या पत्रकार हो, पत्रकार किसी का नाम ले तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, उससे सहमति लेनी पड़ेगी। अब किसी जो काम कोई गलत कर रहा है वो क्यों सहमति देगा अपना? तो वो सहमति नहीं देगा तो पत्रकारिता एक तरीके से खत्म, यूट्यूबर का काम खत्म, मीडिया का काम खत्म, टेलीविजन का काम खत्म। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे 2 लोग मिलके डेटा फिड्यूशरी हम सब बनेंगे जो किसी और की सूचनाओं को अपने फोन के अंदर रखते हैं या अपने कंप्यूटर में रखते हैं, और उसको हम कहीं ना कहीं यदि या तो छापते हैं या किसी को भेजते हैं बिना परमिशन के। 250 करोड़ का पेनल्टी सरकार के अधीन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में लगेगा। 250 करोड़ नहीं दो तो 500 करोड़ हो सकता है। तो इतना अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा कानून नहीं था जो अब आ गया है, जो सरकार को पूरा एम्पावर करता है, कंपनियों को छूट देता है और बाकी लोगों को तानाशाही की इस दायरे में लाता है। पर्सनल डेटा बचाने के नियम बिल्कुल सख्त होने चाहिए, लेकिन इसके बहाने भ्रष्ट लोगों का डेटा नहीं बचाया जा सकता। कहीं सरकार निजी जानकारी ना देने के नाम पर अपना डेटा देने से बचना तो नहीं चाहती है। हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
हो सकता है कागजों पर सरकार का मकसद ठीक हो, लेकिन इन नियमों की मंजिल कहां है, इसे देखने और समझने की जरूरत है। अगस्त 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी पास हुआ। अब उसके नियमों का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अगर सरकार ने उन नियमों को मंजूरी दे दी तो आपका, हमारा या किसी भी संगठन या राजनीतिक दलों के लिए भी भ्रष्टाचार के मामले में किसी का नाम लेकर बोलना मुश्किल हो जाएगा और नाम से जानकारी हासिल करनी मुश्किल हो जाएगी। यह कहना है 30 से अधिक नागरिक संगठनों का। एनसीपीआरआई के नेतृत्व में इन संगठनों की दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसके प्रतिनिधि विपक्ष के सांसदों से, नेताओं से लगातार मुलाकात करने लगे हैं ताकि वे भी समझ जाएं कि इस नियम से उन पर क्या खतरा आने वाला है। भारत में हर साल सूचना के अधिकार के तहत 60 लाख आवेदन दायर किए जाते हैं। इनके जरिए लाखों लोग जानकारी जमा करते हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। लेकिन अब पर्सनल जानकारी की परिभाषा बदली जा रही है। पर्सनल जानकारी के नाम पर बहुत सारी जानकारियां अब नहीं दी जा सकेंगी और ऊपर से अगर बिना अनुमति के किसी का नाम छापा या किसी और तरीके से इस्तेमाल किया तो 250 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, ऐसा नागरिक संगठनों का मानना है। तो क्या इस जुर्माने की इतनी बड़ी रकम से लाखों लोगों को डराने की तैयारी चल रही है? भारत सरकार हिंसा से ग्रसित मणिपुर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करती है अपने बजट में। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार 500 करोड़ का प्रावधान करती है और डेटा प्रोटेक्शन के जुर्माने से 500 करोड़। सरकार अपना खर्चा क्या इसी जुर्माने से निकालेगी? सरकार को साफ करना चाहिए कि 250 करोड़ का जुर्माना आप किस पर लगा रहे हैं? क्या किसी संगठन पर या व्यक्ति पर? किसी व्यक्ति की हैसियत 250 करोड़ की तो नहीं होती, तब भी क्या इतना जुर्माना लगाया जाएगा? सरकार को बताना ही चाहिए कि इस कानून से पत्रकारों और यूट्यूबरों के लिए क्या संरक्षण है। यह तो विचित्र बात है। पत्रकार अगर मतदाता सूची या राशन कार्ड में धांधली की पड़ताल करेगा और एक एक आदमी से नाम छापने से पहले अनुमति लेने जाएगा तो एक रिपोर्ट तैयार करने में कई साल लग जाएंगे। उतने में वो मंगल ग्रह से लौट आएगा, पत्रकारिता ही बंद हो जाएगी। किसके दिमाग से ऐसे ख्याल उपजते हैं? पत्रकारिता तो पहले ही खत्म हो गई। कुछ ही पत्रकार रह गए हैं जो महीनों दस्तावेजों को खंगालते हैं, अंत में खोजी रिपोर्ट छापते हैं। तो क्या डीपीडीपी एक्ट के ये नियम ऐसे पत्रकारों की कलम को हमेशा के लिए रोक देंगे? फिर खबर कैसे लिखी जाएगी? अगर पत्रकारों या मीडिया संगठनों पर इतना भारी जुर्माना लगेगा तब तो कोई नाम ही नहीं छापेगा। तो क्या इस तरह से खबर लिखी जाएगी कि फलानी जगह पर फलाने ने चिल्लाने से 10 लाख की रिश्वत ली और उलाने से मिलकर तुलाने के साथ 700 बीघा जमीन खरीद ली? कैसे लिखेंगे अब खबर? आपको सोचना चाहिए। ये अभिषेक प्रकाश हैं, यूपी काडर के आईएएस अधिकारी। इन्हें एक उद्योगपति से कथित रूप से 5% कमीशन मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने 700 बीघा जमीन खरीदी है। यूपी के अखबारों में अभिषेक प्रकाश के बारे में आपको बहुत सी खबरें मिल जाएंगी, हम उनकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर अभिषेक प्रकाश का नाम बिना उनसे इजाजत लिए या उनके विभाग से इजाजत लिए छाप दिया गया तो क्या छापने वाले पर जुर्माना लगेगा? 250 करोड़ की फाइन लगेगी? तो क्या अब इनका नाम सरकार से या व्यक्ति से पूछकर लिखा जाएगा? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है और अगर सरकार चाहे तो तमाम ऐसे जर्नलिस्ट्स पे, क्योंकि कोई जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा होगी, अगर सरकार चाहे ऐसे तमाम जर्नलिस्ट्स पे, ऐसी तमाम संस्थाओं पे, ऐसे एक्टिविस्ट्स पे, मूवमेंट्स पे जो कि इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हों और फिर वो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगाकर उन शिकायतों को लेकर फाइन लगाकर बंद करा सकते हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जागने की ज़रूरत है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये समझें कि ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया सेल जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जो है वो सारे डेटा फिडिशरी बन जाएंगे और सरकार ने कहा है कि हम तय करेंगे कौन डेटा फिडिशरी है और कौन नहीं है। तो रूलिंग पार्टी का आईटी सेल डेटा फिडिशरी नहीं होगा, उसके ऊपर एक कानून नहीं लागू होगा और ऑपोजिशन के सारे आईटी सेल्स जो है वो डेटा फिडिशरी बनाए जाएंगे,
तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही भयानक कानून है जिसका हमें विरोध करने की जरूरत है। हाल के चुनाव में आपने देखा होगा कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नामों को लेकर कितने सवाल उठे। अब अगर आप चेक करने के लिए नाम मांगेंगे कि फला मतदाता पर शक है, तो यह कहकर जानकारी नहीं दी जाएगी कि हम फोटो और पता नहीं देंगे, क्योंकि उससे उसकी निजता भंग होगी। तब आप इस आरोप की जांच कैसे करेंगे कि असली मतदाता का नाम काटकर उसकी जगह किसी और को मतदाता तो नहीं बना दिया गया? मतदाता सूची का फ्रॉड आप कैसे पकड़ेंगे? कई बार जब कोई पेंशन या छात्रवृत्ति का घोटाला होता है तो आप सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगते हैं, फिर पता करते हैं कि यह आदमी सही है या नहीं, तो क्या अब इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी? यह कहकर कि किसी की निजी जानकारी नहीं देंगे, तब तो भ्रष्टाचार को खुला सपोर्ट मिल जाएगा। ये सब सवाल उठा रहे हैं भारत के 30 संगठन और NCPRI। निखिल डे का कहना है कि पत्रकार RTI के जरिए कितनी ही सूचनाएं लेते हैं, उनकी खबरें उससे बेहतर होती हैं, लेकिन अब उनके लिए इस तरह की खबरें लिखने का मतलब खतरों से खेलना हो जाएगा। भयंकर खतरा है। RTI की पूरी लड़ाई एक झटके में खत्म, लेकिन वो खत्म केवल नहीं। अंग्रेजों के टाइम के यदि हम देखेंगे प्री RTI, इट वाज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। केवल आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज को छाप दिया या टॉप सीक्रेट को छाप दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। अब इस कानून में आपने बिना कंसेंट किसी का नाम छाप दिया, और उसको वो क्यों देगा कंसेंट? यदि आप उसका कुछ उजागर कर रहे हो तो वो जा सकता है, और आपके ऊपर वो करोड़ों की फाइन वो पर्सनली जा सकता है, कोई सरकार नहीं। इन खतरों को ठीक से समझने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को भी और आम नागरिकों को भी, पत्रकारों को भी। डेटा फ्यूडिशरी का मतलब यह हुआ कि किसी संगठन ने इस विश्वास पर आपका डेटा लिया कि उसका इस्तेमाल अपने रिसर्च में करेगा। डेटा फ्यूडिशरी वह व्यक्ति होता है जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर यह तय करता है कि व्यक्तिगत डेटा को कैसे और क्यों प्रोसेस कर रहा है। यह खबर लिखने में भी किया जा सकता है और रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करने में भी। DPDP एक्ट आप पर तब भी लागू होगा जब आप व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी एक पत्रकार के रूप में अगर आप कोई जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर रहे हैं या अपने गैर डिजिटल रूप में जमा की हुई जानकारी को बाद में डिजिटल फॉर्म में बदलते हैं, तो आप भी इसके नियमों के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए अगर आप तय कर रहे हैं कि व्यक्तिगत डेटा को कैसे हैंडल किया जाएगा और उस डेटा को आप प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो आपको डेटा फ्यूडिशरी माना जाएगा। अब जब ये संशोधन कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए से, ये सारी सूचनाएं हमें मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मिलेंगी ही नहीं ऐसी सारी सूचनाएं। तो मतलब सरकार ने एक तरीके से अपनी जवाबदेही का, अपने भ्रष्टाचार को रोकने का जरिया बंद कर दिया है। NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के, लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन पूंजीपति हैं जिनको अरबों रुपए देके वो फरार हो जाते हैं, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। अब कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, किसी का नाम व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं बताएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कंपनी कौन थी, कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, आइडेंटिफाइज अ पर्सन, इसलिए सूचना नहीं मिलेगी। तो मतलब भ्रष्टाचार पे जो पूरी रोक लगाने का जो तरीका था सूचना के अधिकार कानून से, उसे ही ध्वस्त कर दिया गया है और उसके खिलाफ ये पूरा कैंपेन शुरू हुआ है। सूचना के अधिकार में इस बात को लेकर पहले से प्रावधान है कि किस तरह की निजी सूचनाएं आप नहीं मांग सकते, ना दी जा सकती है। RTI के सेक्शन 81J में पहले से दिया गया है कि ऐसी निजी सूचना नहीं ली जा सकती जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध नहीं है या फिर आपकी निजता में अनावश्यक दखल देती है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में इसे बदल दिया गया है। कहा गया है कि आप किसी भी तरह की निजी सूचना नहीं ले सकते। बहुत बारीक अंतर है। पहले क्या था, आप निजी सूचना ले सकते थे अगर उसका संबंध सार्वजनिक गतिविधि से है, सिर्फ वही निजी सूचना नहीं ले सकते थे जिसका संबंध सार्वजनिक हित या गतिविधि से नहीं है। लेकिन अब इस ड्राफ्ट रूल के लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की निजी सूचना नहीं मांगी जा सकेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि गलत लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं और गलत लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं।
जो लोग वहां रहते हैं उनके नाम डिलीट हो रहे हैं, जो नहीं रहते उनके नाम ऐड किए जा रहे हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि सही नाम है कि गलत नाम है, जब तक कि वोटर लिस्टें पब्लिक में नहीं होंगी, सर्चेबल नहीं होंगी। अब जब डेटा प्रोटेक्शन कानून आता है और सरकार कहती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती सूचना के अधिकार कानून में, और पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को, तो ऐसी तमाम सूचनाएं जैसे इलेक्टोरल रोल्स हैं जिसमें लोगों का नाम, पता, उनकी फोटोग्राफ ये सब लगी होती है, तो ये तो फिर इसके ऊपर बड़ा सवाल हो जाएगा, तो उतार दिए जाएंगे ये सारी वोटर लिस्ट। तो इलेक्टोरल फ्रॉड कैसे रोकेंगे लोग? सूचना के अधिकार की जरूरत आप सभी को पड़ती है, पड़ेगी। जब प्रेस बिक जाता है, घुटनों पर गिर जाता है, प्रशासन भ्रष्टाचारी से मिल जाता है, तब आप क्या करते हैं? आरटीआई लगाते हैं। कभी आपने सोचा है कि आरटीआई लगाने की फीस इतनी कम क्यों रखी गई है? 10 रुपए ही क्यों रखी गई है? इसलिए कि कोई भी आरटीआई से सूचना हासिल कर सके। लेकिन अब इस पर जुर्माने का पहाड़ लादा जा रहा है ताकि आप जुर्माने के डर से सरकार से सवाल पूछना बंद कर दें, और पूछ भी लें तो निजी जानकारी के नाम पर आपको ना बताया जाए। जानकारी छिपाने के लिए असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून सरकार ने बनाया था। इसी सरकार ने, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वह आपकी निजी जानकारी की रक्षा कर रही है। आपको समझना यही है कि वह निजी जानकारी की रक्षा किसके लिए कर रही है? खुद को बचाने के लिए, अपने मंत्रियों और अफसरों को बचाने के लिए, या आपके पर्सनल डेटा को बचाने के लिए? ये खबरें तो आपको याद होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, तब यही कहा कि यह कानून सूचना के अधिकार कानून की बुनियाद के खिलाफ है। भले सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने में कई साल लग गए, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी। इस फैसले से समझ आ गया, इतना बड़ा घोटाला सबके सामने चलता रहा। उसके बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनियों का नाम छापने में आनाकानी कर रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और सच सामने आया। आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि 2024 का चुनाव समाप्त होने के बाद बीजेपी का खजाना बढ़ गया। 4185 करोड़ ज्यादा पैसा आ गया। इतना पैसा एक पार्टी के पास कहां से आ रहा है? कौन चंदा दे रहा है? अगर कोई इसकी डिजिटल जानकारी लेकर छाप दे, नाम के साथ छाप दे, तो क्या उस पर जुर्माना लगेगा 250 करोड़ का? CHRI के वेंकटेश नायक की एक रिपोर्ट काफी चर्चा में है। इसके मुताबिक 22 दलों का बैलेंस चुनाव के समय जो था, चुनाव की समाप्ति के बाद 31% से अधिक बढ़ गया। अकेले बीजेपी का 84% से अधिक बढ़ा है। बीजेपी सबसे अधिक पैसा खर्च करती है, तब भी उसका फंड इतना बढ़ गया, कई हजार करोड़। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बीजेपी के खाते में 5,921 करोड़ रुपए थे। चुनाव के बाद ये बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए हो गए। अब अगर कोई पत्रकार इसकी कोई जांच करेगा, फंड के बारे में पता लगाएगा, किसने दिया, कुछ नाम छाप देगा, तो क्या डीपीडीपी एक्ट के नए नियमों के मुताबिक उस पर करोड़ों का जुर्माना लगा दिया जाएगा? सरकार को इस पर स्पष्टता जाहिर करनी चाहिए। सरकार के पास हमारे आपके बारे में कितनी जानकारी होती है? सुरक्षा कारणों से सरकार कितनी और जानकारियां जुटा लेती है? स्टेट यानी राज्य आपसे हर तरह की जानकारी ले सकता है जांच के नाम पर। फर्जी मुकदमे कर जांच के नाम पर आपकी सारी निजी जानकारी ली जा सकती है, लेकिन आप नागरिक के नाते अगर जानकारी मांगेंगे तो यह कहकर नहीं दी जाएगी कि पर्सनल है। 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना था। 20 साल में इस कानून ने ऐसे ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं जो अपनी जान पर खेलकर सरकार के कोने कोने से भ्रष्टाचार के दीमक को खोज निकालते हैं। इस कानून को अपना कानून समझिए। ये नहीं रहेगा तो अब आप भी नहीं रहेंगे, ना सूचनाएं मिलेंगी, ना आप सवाल कर पाएंगे।